दोस्तों नमस्कार। 4 गुजरात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दो अलग अलग जो ट्विटर पर हुई पोस्ट हैं उसको लेकर जो है बात करने वाला हूं। एक है जिनसे मेरी कभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इनकी इनकी जब ट्वीट में देखता हूं तो मुझे बड़ी रोचक लगती है। जिनकी मैं ट्वीट के आज से पहले 2 बार जो है उस पर मैं कार्यक्रम बना चुका हूं। अभी एक तो पिछला 1-2 दिन पहले ही था। मनीष सिंह, बहुत अच्छा उनका जो बात पेश करने का लिखित रूप से जो तरीका है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जो उसमें वो जो जिस तरह की कंटेंट को लेकर वो ट्वीट करते हैं, उसमें जो कंटेंट होता है, वो बड़ा मार्मिक होता है। तो वो उस पर आज एक और ट्वीट है, जो मुझे लगा कि मुझे उस पर आपसे बात करनी चाहिए। तो वो मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले हमने अब्बास और उसके दोस्त की कहानी सुनाई थी आपको। इस बार हम जो है वो एक और, ये कहानी नहीं लेकिन ये एक पोस्ट है। पोस्ट पे जो लिखी गई बात है, वो बिल्कुल वास्तविकता से बिल्कुल जो है वो उसके साथ चल रही है, उसी से जुड़ी हुई है। तो वो और एक दूसरी एक पोस्ट है जिसमें एक रोमानिया के तानाशाह को लेकर छोटी-सी एक जानकारी है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो आप देखिए ट्वीट, आप देखते रहेंगे, मैं पश्चात-भूमि में मेरी आवाज़ आपको मिलती रहेगी और आप जो है ठीक से उसको सुनते रहिएगा, ठीक है? तो देखिए ऐसा है कि ये जो है इस पोस्ट को, ये जो पूरी ट्वीट है उसमें जो कंटेंट है उसको मैं जब पढ़ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो फिर आपको पहले एक बता दूं कि आपको इस पोस्ट को किस नजरिए से देखना है। जो कि मनीष सिंह ने अपनी इस पोस्ट में अंत में लिखा है, वो मैं आपको शुरुआत से बता देता हूँ। वो लिख रहे हैं कि जर्मनी की जगह भारत, जर्मन की जगह हिंदू, ज्यूज की जगह मुसलमान, सिख, ईसाई और माई कांफ जो हिटलर की आत्मकथा कही जाती है, उसकी जगह सावरकर साहित्य को रखकर इस पोस्ट को आप पढ़िएगा। तब आप पढ़ रहे होंगे कि आज से 70 साल बाद भारत अपने बच्चों को इतिहास कैसे पढ़ाता है। ठीक है, अब सुनिए, बड़ी मार्मिक बात लिखी है। ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में जर्मनी में बच्चों को इतिहास कैसे पढ़ाया जाता है। ये इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट है क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक गजब का तानाशाह हुआ जर्मनी में, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। और उसने भी अच्छे दिन के सपने दिखाए थे। और उसके बाद जर्मनी की जो हालत है वो क्या कर दी थी, वो हम सब जानते हैं। तो वो एक बहुत ही एक डार्क एज रहा। वो जो द्वितीय विश्व युद्ध और उसमें जो एक तबाही झेलनी पड़ी, और तबाही झेलने के साथ-साथ जिस तरह से एक पूरी कौम की, इस एक पूरे देश की जनता की एक जो इज़्ज़त चली गई पूरी दुनिया में, तो उसको लेकर बहुत कुछ झेलना पड़ा है जर्मनी को। तो अब इस ऐसा जब इतिहास हो आपका, तो आप अपने बच्चों को, अपने जर्मन बच्चों को जर्मनी इतिहास में क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, ये इसको लेकर ये पोस्ट है। ध्यान से सुनिएगा इसको। मनीष सिंह लिखते हैं कि जर्मनी बच्चों को इतिहास कैसे पढ़ाता है। सोचा है कभी, इतिहास के सबसे जघन्य अपराध का दोषी समाज अपने बच्चों को इतिहास कैसे पढ़ाता है। देश के इतिहास की अनगिनत तहें होती हैं। रिसर्चर खोजते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, पर सब कुछ तो कक्षा में नहीं पढ़ा सकते। नन्हे मन को संतुलित विकास देने के लिए कैप्सूल बनाना है। 100-200 पन्नों का जो मामला होता है वो सब समा नहीं सकता। आप महत्वपूर्ण चीजें पिक एंड चूज करते हैं जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करें, गर्व जगाए, चेतावनी दें, है ना, अतीत में झांके, पर बाल मन पर बोझ न आने दे। पर ये काम जर्मन कैसे करें? उनकी विजय के गर्वीले क्षण मासूम खून से नहाए हैं। लाखों मनुष्य चुन चुनकर मारने वाले नराधम जर्मन थे। मशहूर फिल्मों, बहादुरी के किस्सों, करुणा की कहानियों में विलेन जर्मन होते हैं। वहां पड़ोस में पार्कों में, म्यूजियम में वो मेमोरियल है जिसमें पुरखों की नीचता के किस्से छपे हैं। तो जर्मन बच्चे अपने मुंह पर इस जन्मजात कालिख को कैसे डील करते हैं? उनका आधुनिक इतिहास
शुरू होता है वीमर रिपब्लिक से। ये लोकतांत्रिक सरकार थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि कैसर को गद्दी से हटा दिया गया था। कैसर जो कि उनका राजा का ये टाइटल हुआ करता था। विश्व इस रिपब्लिक को कमजोर, आर्थिक असफलता, मंदी के लिए याद करता है। नाजियों को थामने में नाकाम रिपब्लिक खारिज कर दिया जाता है। मगर जर्मन बच्चे वीमर रिपब्लिक को सुनहरे सूर्योदय की तरह पढ़ते हैं। पहली बार जर्मनों ने लोकतंत्र देखा था तब। बच्चों में लोकतंत्र के लिए सम्मान जगाना है ना। वे गलतियां भी बताई जाती है उस इतिहास की पढ़ाई में जिसने रिपब्लिक को खत्म कर दिया, तानाशाही की राह खोल दी। किताबों में नाजियों की प्रारंभिक सफलताओं का जिक्र नहीं है। हिटलर ने आर्थिक और सैनिक मजबूती लाई, आक्रामक कूटनीति और मिलिट्री से यूरोप को मुट्ठी में कर लिया। पर जर्मन छात्र को बताने से नाजियों के लिए सम्मान पैदा होने का डर है, तो फोक्स हेट क्राइम, ज्यूज के होलोकास्ट, चुनाव और संसद के खात्मे, टेरर पर होता है। जो फोकस होता है वो कहाँ होता है? जर्मनी जो इतिहास पढ़ाया जाता है अभी अभी के बच्चों को, तो वहां फोकस होता है हेट क्राइम, ज्यूज के, यहूदियों के होलोकास्ट, चुनाव और सांसद के खात्मे और आतंक पर उनका फोकस रहता है। कंसंट्रेशन कैंप और होलोकास्ट साइट का भ्रमण कराया जाता है। यहूदियों की डायरियां जो है, कविताएं हैं, मार्मिक विवरण जो है वो पढ़ाए जाते हैं, जिसमें एन फ्रैंक की डायरी है और मेन इन पायजामास जो है वो प्रमुख है। पूरी शिक्षा वैश्विकता और मानवता के नजरिए से दी जा रही है वहां पे। राष्ट्रवाद, धर्म, रेस, रंग, जाति की उच्चता, विशेषाधिकार, बहिष्कार, हेट स्पीच और सोशल कन्फ्लिक्ट के बुरे नतीजे बच्चों को ठीक से पढ़ाए जाते हैं, समझाए जाते हैं। हायर क्लास में माइक काम्फ जो कि हिटलर का आत्मवृतांत है वो भी पढ़ना होता है। किताब और कर्मों के बीच अंतर, शब्दों का रचा अनैतिक छल खुलकर समझाया जाता है। तो हीरो कौन है? बच्चों को हीरो भी तो चाहिए ना। तो व्हाइट रोज जैसे संगठन जो कि नाजी रेजीम के खिलाफ खड़े हुए, रेजिस्ट किया, विरोध किया, ज्यूज को मतलब कि यहूदियों को बचाया, उसके लिए लिखा, बोले, जान दी, वे अब हीरो हैं और उसी की तरह वो याद किए जाते हैं, उसी तरह वो जर्मन बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। युद्ध का प्रारंभिक दौर विस्तार से पढ़ाने में खतरा है। एक तरफा जीत सुनकर बच्चों में प्राउड आ गया तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो जीत जो है सरसरी जानकारी के साथ से सरसरी जानकारी के साथ अधिकृत देशों में नाजी अत्याचार के किस्से बताए जाते हैं। दूसरे दौर में हार के बाद जर्मनी की बर्बादी का दोष भी एलआई फौज की जगह नाजी रेजिम पर डाल दिया जाता है। उस समय तो दो गुट थे ना, एक्सिस और एलआई। तो हिटलर, जापान मतलब जर्मनी, जापान, इटली जो थे वो एक्सिस थे, और बाकी जो थे ब्रिटेन के साथ वो एलाइड फोर्स थे, है ना। तो जो बर्बादी हुई, जो हार हुई, उसका दोष नाजी रेजिम पर मतलब हिटलर के शासन पर डाल दिया जाता है। जब हार तय थी तब नाजी पीछे हटते हुए अपने ही शहर, पुल, भवन बर्बाद कर रहे थे ताकि अलाइड फौज जो है, सेना जो है उसकी गति घट जाए। हिटलर, हिमलर, गोबेल्स, गोरिंग की सुसाइड वो बहादुरी नहीं है। देश को अधर में छोड़ देने और अंजाम से भागने का एक्ट ऑफ कावर्डीज है, ये पढ़ाया जाता है। मजे की बात, अलाइड फोर्स का जर्मनी पर कब्जा आतताई नाजियों से आजादी के रूप में चित्रित किया जाता है जर्मनी में। नाजी पार्टी की गली मोहल्लों में शुरू हेट स्पीच अथवा बर्बादी और जर्मनी के दो टुकड़े होने पर समाप्त हुई। आज नाजी सैल्यूट, नाजी चिन्ह, नाजी साहित्य, वो जो है वो सब प्रतीक उनके जितने भी हैं वो उन पर प्रतिबंध है, वो बैन है। हिटलर का बंकर उड़ा दिया गया है ताकि वो तीर्थ स्थल न बन जाए। लंबा डी नाजिफिकेशन प्रोग्राम चला है, मतलब कि बहुत एक लंबा डी नाजिफिकेशन का प्रोग्राम चला है। लेकिन जर्मन दिमाग से नफरत, धर्म, जाति के नशे जल्द उतरे नहीं। तो दुनिया की ताकतों ने कठपुतली सरकार बनाई, 2 पीढ़ी तक जर्मनी पर नियंत्रण रखा। आगे हालात बदलने और सौभाग्य से हेलमेट कोल
हेलमुट कोल जैसा नेता मिलने से जर्मनी फिर एक हुआ। आज 40 साल बाद वो फिर यूरोप का शिरमोर है। मगर जर्मनी अब नाजी विचारधारा को चिमटे से भी नहीं छूता या छूना चाहता। जिस आग से वह जला, उसका कोयला गोलवलकर ने अपनी किताबों में भरकर हिंदुस्तान में बिखेर दिया है। ये फेलियर लोग हैं, सो फेल होंगे, लेकिन अगर दुर्योग से सफल हुए तो, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर अंत में लिखते हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया कि तो जर्मनी की जगह भारत, जर्मन की जगह हिंदू, ज्यूस की जगह मुसलमान, सिख, ईसाई, माय काम की जगह सावरकर का साहित्य रखकर इस पोस्ट को आप रिपीट से पढ़िएगा, और अगर रिपीट से सुनिएगा भी तो आप पढ़ रहे होंगे कि आज से 70 साल बाद भारत शायद अपने बच्चों को इतिहास कैसे पढ़ाता होगा। ये बड़ा मार्मिक है, बड़ा मार्मिक है, बड़ा चेताने वाला है। और जिस तरह से इसको लिखा गया है, मुझे बड़ा ये बहुत ही अच्छा लगा आपके समक्ष प्रस्तुत करने को लेकर। एक और ट्वीट मैं आपको दिखा दूं, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं, ये भी करना जरूरी है। ये आप देखिए, ये जो है अशोक कुमार पांडे, वो भी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक किस्सा जो है शेयर किया है अपनी ट्विटर में पोस्ट में। कहा है कि ये तस्वीर में रोमानिया का तानाशाह चाउसेस्कू राजदंड को ग्रहण कर रहा है। उसने एक नई राजधानी बनाने की योजना बनाई थी जिसका नाम रखा गया था पीपल्स पैलेस। करोड़ों की योजना थी जो 1985 में शुरू हुई। उनके पुराने भवन को तोड़ दिए गए। दिखावे का बहुत शौक था उसे, खूब विदेश जाता था, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचाता था। लेकिन देश में महंगाई बढ़ती गई, विदेशी कर्ज बढ़ते गए, जनता त्रस्त थी। अंत में विद्रोह हुआ और 1989 में उसे सजाए मौत मिली। पीपल्स पैलेस जो है वो सपना बनकर रह गया। मुझे लगा ये भी आप तक पहुंचाना जरूरी है, तो हमने पहुंचा दिया। अब आप, हमने जो कथा सुनाई, कथा नहीं, अभी तो वास्तविक बात, बिल्कुल वास्तविक बात है ये, जो जर्मनी में भी हो रहा है उस पर। तो वो पूरा किस्सा, जो पूरी बात आपको कैसी लगी, रोमानिया के तानाशाह की बात भी हमने समझाया। क्योंकि होता यही है, जब कहीं कोई किसी भी देश में, अगर कोई जो है वो किसी देश में भी कोई तानाशाह अगर बैठ जाता है, तो अंततोगत्वा उस देश की हालात जो है, वो उस तानाशाह जब भी जाएगा उसके बाद कमोवेश जो जर्मनी का हाल हुआ था, या जो रोमानिया का हाल हुआ था, या तो आप कह सकते हैं कि एक समय फिलीपींस का हाल हुआ था, या आप कह सकते हैं एक समय की लीबिया का जो हाल हुआ, बहुत सारे उदाहरण है हमारे साथ। तो कमोवेश ऐसा ही हाल होता है। तो हमने सोचा कि आप तक ये बात पहुंचाए, बड़ी अच्छी तरह से वो लिखी गई बात थी, हमने आपको बताया। अब आप क्या सोचते हैं ये हमको आप लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर हमारी जो ये वीडियो है उसको आप लाइक कीजिए, इसके लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो कार्यक्रम है ये कैसा लगा है आप लिख के बताएं। और चैनल जो है हमारा उसको 4 PM गुजरात को आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का जो इस समय हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और बस यही संपन्न करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।